आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं LFI की वल्नरेबिलिटी के बारे में, जिसको हम लोकल फाइल इंक्लूजन भी बोलते हैं। अब जो हमारी लोकल फाइल इंक्लूजन की वल्नरेबिलिटी होती है, इसको हम पाथ ट्रैवर्सल भी बोलते हैं, डायरेक्टरी ट्रैवर्सल भी बोलते हैं, डॉट डॉट स्लैश भी बोलते हैं, डायरेक्टरी क्लाइंबिंग भी बोलते हैं और बैक ट्रैकिंग भी बोलते हैं इसको। तो ये जो हमारी वल्नरेबिलिटी है LFI की, ये इन सारे नामों से जानी जाती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको चाहता हूँ कि आप URL कंपोनेंट्स की जो हमारी वीडियो एक बार उसको जरूर देखें, क्योंकि जब आप उसको समझ जाएंगे तब आपको चीजें समझने में बहुत ही ज्यादा आसानी होगी। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे दिया है, आप उसको जाइए और जरूर देखिए और उसके बाद फिर इसको कंटिन्यू करिए। अब यहाँ पर सबसे पहले हमारा जो URL होता है ना, वो कुछ ऐसा दिखता है। इसको पहले ब्रेक करने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि यहाँ पे चल क्या रहा है। अब यहाँ पर एक डोमेन example.com, यहाँ पे index.php कोई पेज है और यहाँ पे कोई फाइल जो है वो कुछ ग्रीन करके कुछ ऐसा ऐसा दिख रहा है हमको। तो इसको समझने से पहले ना आपको एक चीज़ और समझनी पड़ेगी यहाँ पर। अब जो हमारी डायरेक्टरीज होती हैं वो दो तरीके की होती हैं, एक होती है हमारी रूट डायरेक्टरी और एक होती है हमारी वेब डॉक्यूमेंट रूट डायरेक्टरी। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है कि जब भी आप अपने फाइल सिस्टम में देखेंगे तो सबसे पीछे अगर जाके देखेंगे ना, तो एक रूट डायरेक्टरी होती है जो कि कुछ ऐसे दिखती है, / जैसी। और दूसरी और यहीं पे हमारी वेब डॉक्यूमेंट रूट डायरेक्टरी। इसके अंदर क्या होता है कि जब भी आप अपना सर्वर चलाते हैं ना, जो वेब सर्वर होता है उसकी एक डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी होती है। अगर हम लिनक्स के केस में बात करें तो लिनक्स के केस में हमारी जो डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी होती है वो होती है var www और HTML। इसका मतलब क्या होता है कि जब भी आपका जो डॉक्यूमेंट होता है वेब का, वो इनिशियली सारे के सारे यहाँ पर होते हैं, इस डायरेक्टरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, HTML के अंदर। तो जब भी आप कोई फाइल वेब पेज से रीड करते हैं ना, वो यहाँ से उठाता है डायरेक्टली, यहाँ से नहीं उठाता है। तो आई होप आपको डिफरेंस समझ में आया होगा कि रूट नॉर्मल हमारा जो फाइल सिस्टम होता है उसके अंदर होता है, और जब भी हम कोई वेब सर्वर चलाते हैं तो उसके अंदर एक डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी होती है जहाँ पर वो रन होता है, जिसको हम बोलते हैं वेब डॉक्यूमेंट रूट डायरेक्टरी, जो अपाची के केस में हो जाती है हमारी var www HTML। तो इसका क्या मतलब होता है कि जब भी आप URL को एग्जीक्यूट करते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं ना सर्वर से कि आपको कुछ डेटा चाहिए, वो क्या करता है, यहाँ पे जो पाथ होता है ना वहाँ पे तो जाता ही जाता है, उससे पहले वो यहाँ पर जाता है। आइए इसको और डेप्थ में पहले समझते हैं। अब यहाँ पर क्या है, ये जो है मेरा ये डोमेन है और यहाँ पर ये मेरा पाथ है और यहाँ पे ये वेरिएबल है और यहाँ पे उस वेरिएबल की ये वैल्यू है। अगर आपने वो लास्ट वीडियो अभी तक देख ली होगी तो आपको समझ में आ चुका होगा सब कुछ। अब यहाँ पर क्या है, index.php। अब इसका क्या मतलब है, जो भी मेरी रूट डायरेक्टरी है ना, वेब डॉक्यूमेंट रूट डायरेक्टरी की बात कर रहा हूँ मैं, इस वाली की, वहाँ पे जाओ और वहाँ पे जाने के बाद आपको ना एक पेज मिलेगा index.php। यहाँ पर उसके अंदर एक वेरिएबल है फाइल का, उसको जाके ये वैल्यू दे दो और वहाँ से जो डेटा है वो लाके मुझे स्क्रीन पर यहाँ पर दे दो। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ऐसा कुछ होगा और इसके अंदर यहाँ पे फाइल होगी और जहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग परफॉर्म हो रही होगी। तो इस URL का मतलब अभी तक यहाँ पर ये था। अब आइए एक और एग्जाम्पल को समझते हैं। अब जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक img का टैग है जो HTML में यूज़ होता है और यहाँ पे src का मतलब है सोर्स, कि डेटा कहाँ से फेच करना है, जो कि यहाँ पर एक URL दिया हुआ है। तो अगर आप इसको इमेजिन करोगे तो फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एक HTML पेज हो गया, यहाँ पे एक इमेज होगी और वो इमेज कहाँ से फेच हो रही है, इस URL से फेच हो रही है। अब इसका भी क्या मतलब है, वही जो हमारा ऊपर था कि आप सबसे पहले वेब डॉक्यूमेंट रूट डायरेक्टरी में जाओ, उसके बाद आपको इमेजेस का फोल्डर मिलेगा, उसके अंदर जाओ और वहाँ पे फाइल नेम का जो वेरिएबल है उसको पास करो उसकी ये वैल्यू के साथ, और जो आपको डेटा मिलेगा ना वो आप उठा के ले आओ और यहाँ पर दे दो उसको। अब यहाँ पर क्या हो गया, वेब डॉक्यूमेंट रूट वाली तो चीज़ आ ही गई बाय डिफॉल्ट, और उसके बाद यहाँ पे हमने क्या बोला था, इमेजेस के अंदर जाना। तो यहाँ पे देखिए एक / है, उसके बाद इमेजेस आ गया और उसके बाद हम यहाँ पे ये जो डेटा है उसको पास करें। मतलब हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि 2.png जो फाइल है उसको रीड करो और उसको रीड करने के बाद जो डेटा है यहाँ पे लाओ और उसको दे दो सिंपली। आइए अब इस URL को समझते हैं। अब यहाँ पे हमारा ये IP एड्रेस आ गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि DVWA के अंदर वल्नरेबिलिटीज़ के अंदर जाओ और फिर वहाँ से FI के अंदर जाओ और वहाँ पे आके जो हमारा पेज का वेरिएबल है उसको जाके ये वैल्यू दे दो और वहाँ से जो भी डेटा है उसको स्क्रीन पे आप प्रेजेंट कर दो सिंपली। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो हमारी डिफ़ॉल्ट वाली डायरेक्टरी होती है तो ऐड होगी, जो कि होती है हमारी वेब डॉक्यूमेंट रूट डायरेक्टरी। उसके बाद क्या बोला था यहाँ पे कि DWA के अंदर जाओ वहाँ पर, उसके बाद वल्नरेबिलिटीज़ के अंदर जाओ, वहाँ पे फोल्डर होगा, उसके बाद एक FI का फोल्डर होगा वल्नरेबिलिटीज़ के अंदर, वहाँ पर जाओ और वहाँ पे जाने के बाद क्या करो, ये जो मेरा वेरिएबल होगा उसको पास करो उसकी ये वैल्यू के साथ, और जो भी डेटा आएगा वहाँ से वो स्क्रीन पर ला के आप शो कर दो सिंपली। तो अभी तक आप ये चीज़ समझ रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पर कुछ पैरामीटर होता है, कोई वेरिएबल होता है और उसकी कुछ वैल्यू होती है जो हम URL में पास करते हैं और वहाँ से कुछ डेटा रीड होता है और रीड होने के बाद हमारे पास रिस्पॉन्स आ जाता है। तो आप अभी तक एक चीज़ ये समझिए कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, चीज़ों को रीड कर रहे हैं और हमें ये भी समझ में आ रहा है कि अच्छा चलो ठीक है, यहाँ पे हमारे पास रीड की परमिशन दे रखी है, हमें कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक।
तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है कि यहाँ पे जो हम फाइल का नाम पास कर रहे हैं ना, ये जो वैल्यू हम पास कर रहे हैं, अगर वहाँ पे ये प्रॉपर चेक नहीं हो रही है कि वहाँ पर क्या डेटा आना चाहिए, क्या डेटा नहीं आना चाहिए, अगर हम इसको कोई चेक नहीं लगा रहे, तो ये यहाँ पे प्रॉब्लम कॉज करता है, जिसकी वजह से एक अटैकर क्या कर सकता है, यहाँ पे अपना कोई मलेशियस पेलोड डाल सकता है, जिसके बारे में अभी आगे हम बात करेंगे। तो उससे क्या होगा, वो कुछ भी कर सकता है, जैसे कि डेटा को रीड कर सकता है, डेटा को राइट कर सकता है, या किसी भी तरीके का अगर कोई मॉडिफिकेशन परफॉर्म करता है जो कि नहीं होना चाहिए, तो वो यहाँ पे आके कर सकता है, इस जगह पे आके, इस जगह पे आके, इस जगह पे आके। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं यहाँ पे इसको वल्नरेबल बना देती हैं, अगर वहाँ पे प्रॉपर हमारे पास चेकिंग मैकेनिज्म हमने नहीं लगा रखा है तो। आइए थोड़ा सा और आगे चलते हैं और इसके वल्नरेबल कोड को समझते हैं। आइए अब इसके वल्नरेबल कोड के बारे में बात करते हैं। अब आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि चाहे पीछे पाइथन यूज़ हो रहा हो, जावा यूज़ हो रहा हो, आपका जावा स्क्रिप्ट यूज़ हो रहा हो, कुछ भी यूज़ हो रहा हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। प्रॉब्लम किससे है कि वहाँ पे कोई चेक नहीं परफॉर्म हो रहा है कि हम कोई डेटा डाल सकते हैं या क्या डेटा डाल सकते हैं। बात समझ रहे हैं आप मेरी? अब एग्जाम्पल के लिए मेरे पास यहाँ पर क्या है, PHP है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आप इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक मैंने फाइल वेरिएबल बनाया हुआ है, और ये यहाँ पे आप देखेंगे तो अंडरस्कोर गेट, ये PHP में ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं जिनको हम ऐसे लिखते हैं। अब ऐसे हमारे पास गेट है, वैसे ही पोस्ट होता है, और वैसे ही हमारे पास कुकी और वैसे बहुत सारे होते हैं जिसको हम ग्लोबली एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो भी हमारा URL होगा ना, उसके अंदर एक पेज नाम का वेरिएबल है जो कि यहाँ पर है, उसकी जो भी वैल्यू है ना, जो कि यहाँ पे 1 है, उसको उठा लो, और उठाने के बाद यहाँ पे फाइल में असाइन कर दो उसको। सिंपली उसका ये मतलब है। और फाइल में असाइन करने के बाद उसको वो इंक्लूड करे या फिर आगे प्रोसेस करे, कुछ भी करे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट यहाँ पे जो चेक परफॉर्म होना चाहिए था वो यहीं पर ही होना चाहिए था, जो कि यहाँ पर कोई चेक परफॉर्म नहीं हो रहा है। यहाँ पे सीधा डेटा को प्रोसेस किया जा रहा है हमारे केस में। तो ये प्रॉब्लम होती है इस वल्नरेबल कोड में। तो पीछे कोई भी लैंग्वेज यूज़ हो रही है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्रॉब्लम इस लाइन में है, इस जगह पर है जो यहाँ पर खाली है। यहाँ पे हम कोई चेक नहीं परफॉर्म कर रहे हैं कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिए। अब आपको चीज़ एक क्या ध्यान रखनी है हमेशा, कि चाहे गेट मेथड हो या फिर वहाँ पर पोस्ट मेथड ही क्यों ना हो, जहाँ पे डेटा पीछे से जा रहा होता है बैकएंड से, जो हमें URL में नहीं दिखता है, हर जगह पे प्रॉब्लम एक यही होती है कि वहाँ पे कोई चेक परफॉर्म नहीं हो रहा होता है। तो उसके बारे में भी अभी हम आगे बात करेंगे। अब मान लेते हैं ये हमारे पास एक URL है। अब आइए देखते हैं इसको टेस्ट करने के हमारे पास क्या क्या तरीके, हम क्या क्या कर सकते हैं इसके अंदर। अब हमें पता है जो हमारा URL होता है वो कुछ ऐसा दिखता है कि यहाँ पर जो होता है वो डिफ़ॉल्ट पाथ ऐड हो जाता है, और उसके बाद की चीज़ें आगे प्रोसेस होती हैं। तो अब हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, या तो ये परफॉर्म कर सकते हैं, ये या ये, एक एक करके बात करते हैं। गो फॉरवर्ड और एक्सप्लोर। अब हमें यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जहाँ पर आप जिस जगह पर हो ना, जिस डायरेक्टरी में हो, वहाँ से आगे जाने की कोशिश करो। अब ऐसा भी तो पॉसिबल है ना कि यहाँ पे फाइल्स हों, कुछ फोल्डर्स हों जो ऑलरेडी प्रेजेंट हों, पॉसिबल है, करेक्ट। बट हमें तो ये पता ही नहीं ना वहाँ पे कौन कौन से फोल्डर हो सकते हैं, हमें आगे का रास्ता तो पता ही नहीं है ना किस नाम से क्या फोल्डर हो। तो ये वाली चीज़ ना कैंसिल हो जाती है कि ये पॉसिबल ही नहीं है बिल्कुल। दूसरा केस आ जाता है हमारा, ब्रूट फोर्स करेंगे फाइल्स को। तो जो भी आपकी करंट वर्किंग डायरेक्टरी है ना, जो हमारे केस में 5 वाली है, यहाँ पर आप क्या करिए, ब्रूट फोर्स करना शुरू कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा फाइल 1.php है, तो यहाँ पे मैं 2.php कर दूंगा, 3.php कर दूंगा। यहाँ से क्या होगा, मैं ब्रूट फोर्सिंग करना शुरू कर रहा हूँ। या फिर आप इससे डायरेक्टरीज को भी ब्रूट फोर्स कर सकते हैं यहाँ पर। तो आप ये वाली चीज़ तो पॉसिबल है, ये बिल्कुल कर सकते हैं वहाँ पे। बट कई बार होगा कि आपको कुछ सेंसिटिव मिलेगा, कई बार होगा कि आपको सेंसिटिव कुछ नहीं मिलेगा। फिर आपका लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीका आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं बैक ट्रैकिंग कर लो, क्लाइंबिंग कर लो या ट्रैवर्स कर लो। इन तीनों के मतलब सेम है, हमने शुरुआत में समझ लिया है। इसका मतलब क्या होता है कि किसी ऐसी जगह पे जाओ जहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको एक फाइल जरूर मिलेगी, और आपको जाना है उसको और रीड करना है बस। हमें ये पता है यहाँ पे देख के URL को कि यहाँ पर क्या हो रहा है, file.1.php जो है फाइल वो सर्वर के पास जा रही है, वहां से डेटा रीड होके हमारे पास आ रहा है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि हमारे पास क्या है, रीड की परमिशन तो है ही डेफिनेटली। तो हम क्या करते हैं, हम एक ऐसी जगह पे जाएंगे जहां पे कोई इंपॉर्टेंट सेंसिटिव फाइल पड़ी हो, हम उसको रीड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि रीड की परमिशन तो है ही हमारे पास। अगर हमने ये कर लिया तो इसका मतलब क्या है, वहां पे LFI की वल्नरेबिलिटी प्रेजेंट है, वहां पे क्या है, ट्रेवर्सल प्रेजेंट है, क्लाइंबिंग पॉसिबल है, बैक ट्रैकिंग भी पॉसिबल है। तो ये वाला फैक्टर जो होता है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई बार यहाँ पे आपको कुछ मिलेगा, कई बार नहीं मिलेगा, कोई ज़रूरी नहीं है यहाँ पर। तो आइए इसी के बारे में और बात करते हैं। आइए बात करते हैं कि आप बैक ट्रैकिंग को कैसे परफॉर्म करेंगे। बट सबसे पहले हम फाइल स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। अब हमें पता है कि जो हमारा वेब सर्वर जब चलता है अपाची में, तो ये जो होती है हमारी, ये क्या होती है, डिफ़ॉल्ट लोकेशन हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे एक डेवलपर ने, मान लीजिए कि यहाँ पे DVW का एक फोल्डर क्रिएट किया है, और इस फोल्डर के अंदर क्या हो सकता है, मल्टीपल फाइल्स हो सकती हैं और मल्टीपल फोल्डर्स हो सकते हैं, करेक्ट है। तो हमें पता है हम या तो इन चीज़ों की ब्रूट फोर्सिंग कर सकते हैं,
या तो हम पीछे जा सकते हैं। और पीछे जाने का पर्पज़ क्या है कि हम एक ऐसी जगह पे जाएं, एक ऐसी लोकेशन पे जाएं कि जहाँ पर जो फाइल पड़ी हो वो हर सिस्टम में रहती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर etc पासवर्ड, ये फाइल आपको हर सिस्टम के अंदर मिल जाएगी, जो भी यूनिक्स का सिस्टम होता है। अगर विंडोज़ का केस है तो आप वहाँ पे जाके MySQL की कॉन्फ़िगरेशन दे सकते हैं, या किसी और एप्लीकेशन की आप वहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन ढूंढ सकते हैं। तो इस केस में क्या होगा यहाँ पर कि मुझे पीछे पीछे जाना पड़ेगा इस फाइल को एक्सेस करने के लिए। तो फॉर एग्जाम्पल अभी के अभी मैं कहाँ पर हूँ, DVWM में हूँ। तो अगर मुझे पीछे जाना है लिनक्स में तो मैं क्या करता हूँ, डबल डॉट और फिर /। इसका मतलब क्या होता है कि पहले मैं यहाँ था, अब मैं यहाँ आ चुका हूँ, इस फोल्डर के अंदर आ चुका हूँ। अब मैं एक बार // और डालूंगा तो मैं कहाँ पर आ जाऊँगा, यहाँ पर आ जाऊँगा। अब मैं एक बार और डालूंगा तो मैं कहाँ आऊँगा, यहाँ पे आ जाऊँगा। अब एक बार और डालूंगा तो उसके बाद कहाँ पे आ जाऊँगा, यहाँ पर आ जाऊँगा, मेन रूट के पास। अब मुझे यहाँ पे जाना है तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपली मैं उसको बताऊंगा कहाँ पे जाओ, etc और उसके बाद पासवर्ड फाइल को रीड कर लो, सिंपली। तो इसको कितने हो गए यहाँ पे, 1 2 3 4। तो इसको कैसे लिखते हैं हम, ये देखिए। तो इसका क्या मतलब है कि अगर वहाँ पे वल्नरेबिलिटी प्रेजेंट होगी तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर पीछे चले जाएंगे। और पीछे जाने का क्या मतलब होगा कि सीधा रूट के बाद हम यहाँ पे इस फाइल को रीड कर लेंगे। यहाँ पर ये चीज़ होगी ऐसे। तो जब भी हम यहाँ पर LFI को चेक करते हैं तो हम वहाँ पे बैक ट्रैक करके ज़रूर देखते हैं। और जब आप यहाँ पे इस फाइल को रीड कर रहे हैं ना, इसी को हम फाइल इंक्लूजन बोलते हैं। अब ऐसी हमारे पास एक और डायरेक्टरी होती है जो कि होती है proc, और उसके अंदर वर्जन। यहाँ पे क्या होता है, आपका जो लिनक्स का वर्जन होता है ना, उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो सेम उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले पीछे आना पड़ेगा बैक ट्रैक करते हुए। उसके बाद सीधा आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे जैसे var etc का फोल्डर है, वैसे ही वहाँ पे एक proc का फोल्डर भी होता है। और उसके बाद वहाँ पे वर्जन जो होगा उसको आप रीड कर लेंगे और वहाँ से उसका जो डेटा होता है फेच होकर आपको मिल जाएगा। तो ऐसे आप परफॉर्म करेंगे बैक ट्रैकिंग को, और या फिर ट्रैवर्सल को जो हम बोलते हैं। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास ये URL है, मुझे इस URL को टेस्ट करना है कि यहाँ पे LFI की वल्नरेबिलिटी है कि नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए मैं कैसे चेक करूँगा, मुझे पता है यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी होती है जो कि var www HTML होती है, और उसके बाद वहाँ पे इमेजेस ऐड हो रहे हैं तो मैंने वो भी ऐड कर लिया। तो मुझे यहाँ पे सबसे पीछे जाना पड़ेगा रूट में। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 2 3 4 4 बार पीछे जाना पड़ेगा। तो मतलब // और उसके बाद यहाँ पे आप डालेंगे etc और पासवर्ड, या फिर अगर आप वर्जन देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे proc वर्जन यूज़ कर लेंगे सिंपली। तो आप ऐसे चीज़ों को ढूंढेंगे, और कोई ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे 4 है तो 4 में ही काम हो जाए। ये आपको एनालाइज करना पड़ेगा चीज़ें। यहाँ पे आपको URL में जाके देखना पड़ेगा कि यहाँ पे चीज़ें कितनी चल रही हैं। कई बार होगा कि यहाँ पे 3 की जगह 5 होंगी, प्लस यहाँ पे 2 और हो सकती हैं, तो आपको 7 बार ट्रैवर्स करना पड़ेगा। तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए। अब देखिए, जो हमारे पास पैरामीटर्स होते हैं वो तो बहुत सारे होते हैं, बट ये कुछ सेंसिटिव पैरामीटर्स होते हैं जहाँ पर इनके मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपका कैट हो गया, dir हो गया, पेज हो गया, फाइल नेम हो गया, आपका डॉक हो गया या फोल्डर हो गया, इंक्लूड हो गया, कंटेंट हो गया, फाइल हो गया, डाउनलोड हो गया। तो ये सारे के सारे आपको एक बार तो ज़रूर ही ट्राई करने हैं वहाँ पर। आइए बात करते हैं कि आप LFI को कैसे ढूंढेंगे पोस्ट मेथड के अंदर। अब होता क्या है कि जब भी आप किसी फॉर्म का डेटा फिल करते हैं, आप किसी ऐसी फील्ड के अंदर डेटा डालते हैं जहां पर जो डेटा ट्रैवल करता है ना वो पोस्ट मेथड के थ्रू करता है। तो वहां पे आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो रिक्वेस्ट आपका हेडर है ना, वहां पे आपको एनालाइज करना है। उसी के साथ साथ जो आपकी रिक्वेस्ट बॉडी होती है वहां पे देखना है कि जो फाइल, जो डेटा जा रहा है आपका, वो किस फॉर्म में जा रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मान लेते हैं जो मेरा डेटा जा रहा है यहाँ पे TXT की फॉर्म में जा रहा है। मैंने बाकी सारे हेडर्स यहाँ पे मेंशन नहीं किए, नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाता। बट आप इस चीज़ को समझिए कि जब डेटा आपका जाएगा ना, तो वहाँ पे हमेशा एक वेरिएबल होगा और उसकी एक वैल्यू होगी, जैसा हमने हमेशा बात किया है। तो वहाँ पे आपको हमेशा, जैसे हमने बैक ट्रैक के पीछे परफॉर्म करके देखी, आपको यहाँ पर भी यही चीज़ ट्राई करनी है। पोस्ट मेथड के केस में भी वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपको इसी चीज़ को देखना है कि वेरिएबल और वैल्यू कहाँ पे जा रही है और कहाँ पे हम इसको ट्राई कर सकते हैं। आइए बात करते हैं कि आप LFI को कैसे ढूंढेंगे कुकीज़ के अंदर। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक वेबसाइट है जो कि हमारी world.php। यहाँ पर मैंने गेट रिक्वेस्ट किया, मतलब सिंपली मैंने पेज खोला है और यहाँ पे प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा है, उसका होस्ट का कुछ IP एड्रेस वगैरह हम मान लेते हैं। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि यहाँ पे जो कुकी जा रहा है उसके अंदर एक वेरिएबल है डिज़ाइन नाम का, और उसके अंदर एक वैल्यू जा रही है new.php की। अब ये जो फाइल है पीछे world.php, इसका कोड ये रहा फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक फाइल नाम का वेरिएबल है जिसके अंदर old.php पहले असाइन हो रखा है। और अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हम चेक कर रहे हैं इस सेट। अब इस सेट क्या करता है, ये चेक करता है कि किसी वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू सेट है कि नहीं है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ग्लोबल वेरिएबल है जो कैप्स में अंडरस्कोर। तो कुकी के अंदर जो भी वैल्यू होती है हम इसको यूज़ करके एक्सेस कर सकते हैं ग्लोबली।
तो मैं ये पूछ रहा हूँ यहाँ पे जो कुकी हमारा ग्लोबल वेरिएबल है, इसके अंदर जो डिजाइन पैरामीटर है उसके अंदर क्या ये वैल्यू सेट है कि नहीं, क्या ऐसा तो नहीं कि खाली आ रहा है वहां से, बट हमें पता है यहाँ से new.php आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे तो वैल्यू है, तो ये क्या करेगा, चल जाएगा इस केस में। तो जैसे ही ये अंदर आएगा तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, उसके अंदर जो डिजाइन पैरामीटर है ना उसकी वैल्यू फाइल में डाल दो, मतलब ये new.php जो है वो फाइल में डाल दो। और जैसे ही मैंने उसको डाला यहाँ पर तो क्या हो रहा है, वो पेज सीधा खुल जाएगा यहाँ पर स्क्रीन पर। अब एक चीज आपने नोटिस की, यहाँ पर भी वही गलती हो रही जो पहले हो रही थी, बट यहाँ पे हम किसके थ्रू चेक कर रहे हैं, कुकीज के थ्रू चेक कर रहे हैं। कई बार ऐसा हो सकता है कई चीजें यहाँ पे वल्नरेबल छूट जाती हैं, तो आपको हमेशा इस पे भी नजर रखनी है। अब यहाँ पर भी आप कैसे चेक करेंगे, बैक ट्रैकिंग परफॉर्म करके, तो आपको इस चीज को भी हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, केवल हम ये चेक कर रहे हैं कि वो सेट है कि नहीं है, हम यहाँ पे कोई ऐसा चेक तो लगा ही नहीं रहे कि वहां पर हम उसको रोक पाए कि अच्छा ये पेज नहीं खोलना या ये कमांड नहीं डालनी, वहां पर कुछ भी ऐसा तो कुछ दिख ही नहीं रहा ना यहाँ कोड में। तो इन्हीं चीज़ों को आपको हमेशा पकड़ना है। अब आप जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं मैंने जो DVW है अपना वो लॉगिन कर लिया है, तो हम यहाँ पर फाइल जो इंक्लूजन वाला सेक्शन है वहाँ पर चलते हैं। अब जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे 3 फाइल आ रही हैं, फाइल 1.php, फाइल 2.php, फाइल 3.php। तो मैं ऐसा करता हूँ, एक पे क्लिक करता हूँ, तो आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे देखेंगे आपको कुछ डिटेल्स दिख रही है। अब अगर आप ऊपर इसको देखेंगे तो देखिए यहाँ पे फाइल 1.php आ गया है। अब मैं बैक चलता हूँ और यहाँ पे देखिए फाइल 2.php में कुछ ये डिटेल्स आ रही हैं और ऊपर हमारा URL जो है वो भी चेंज हो चुका है। अब मैं फाइल 3.php पे चलता हूँ तो यहाँ पे कुछ डिटेल्स आ रही है, मेरा यूजर एजेंट केम फ्रॉम वेलकम एडमिन सो एंड सो। तो मैं क्या करता हूँ, इस रिक्वेस्ट को ना बर्ब स्वीट से इंटरसेप्ट करता हूँ और फिर देखते हैं क्या होता है। अब जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने बर्ब स्वीट जो अपना ऑन कर लिया और यहाँ पे मेरा जो इंटरसेप्टर है वो सेट हो चुका है लोकल होस्ट पे पोर्ट 8080 पे। यहाँ पर मैं फॉक्सी प्रॉक्सी का जो एक्सटेंशन आता है वो यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने बर्ब ऑलरेडी सेट कर दिया है, तो इस रिक्वेस्ट को अब क्या करते हैं, इंटरसेप्ट करते हैं। ये देखिए ये जो रिक्वेस्ट है मेरी, मैंने इसको इंटरसेप्ट कर दिया है और ये रिक्वेस्ट मेरी यहाँ पर अब आ चुकी है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको रिपीटर के पास भेजता हूँ। अब मैंने इसको जैसे ही सेंड किया देखिए मेरे पास कुछ डेटा आ गया। अब मैं इसको रेंडर करूंगा तो वही जो चीज़ वहाँ पे दिख रही थी वही चीज़ मुझे यहाँ पर भी दिख जाएगी, ये देखिए। अब मैं क्या करता हूँ, इसको सबसे पहले तो हमें एनालाइज करना पड़ेगा और उसके बाद फिर हम LFI को परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, देखिए यहाँ पे कितनी डायरेक्टरीज आ रही हैं, आपका FI आ रहा है, वल्नरेबिलिटीज आ रहा है और उसके पहले फिर DVW आ रहा है। तो मतलब यहाँ पे 3 डायरेक्टरीज आ रही हैं। और मैंने आपको पहले ही बताया था लिनक्स के अंदर क्या होता है, बाय डिफॉल्ट 3 डायरेक्टरीज होती हैं। अब हमें ये बात भी पता है कि पहले से हमारे पास कितने होते हैं, 3 फोल्डर्स होते हैं, जहां पर हमारा जो वेब सर्वर होता है ऑटोमेटिकली स्टार्ट होता है, जिसकी वो डिफॉल्ट डायरेक्टरी होती है, जो कि क्या होती है, var, www और HTML। तो यहाँ पर कोई भी मैनिपुलेशन करनी है आपको उसी को कंसीडर करके करनी है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं मैंने 6 बार डॉट डॉट स्लैश को यूज़ किया है। इसका मतलब क्या है कि मुझे 6 डायरेक्टरी पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि 3 मेरी ये हो गई और 3 मेरी पहले वाली हो गई हैं। तो आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा ETC पासवर्ड का जो डिटेल्स है वो सारा का सारा आ चुका है। तो ये चीज़ आप एक एक करके 2-2 करके भी कर सकते हैं जब आप रियल लाइफ में करेंगे। मैं यहाँ पे आपको ये बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मैंने इसको पहले ही एनालाइज कर लिया। तो आप भी इस चीज़ को कर सकते हैं जब आप एक URL को देखेंगे। अब कई बार होगा कि वहाँ पे यहाँ पे 6 है, वहाँ पे 7 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। तो ये चीज़ ना आप इंट्रूडर से भी परफॉर्म कर सकते हैं। आइए बात करते हैं बाईपास मैकेनिज्म के बारे में। अब होता क्या है कि जब भी आप कोई फाइल रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं सर्वर पे रीड करने के लिए, तो वहाँ पे वो सर्वर कुछ चेक्स परफॉर्म कर रहा होता है कि ये फाइल रीडेबल है कि नहीं है, क्या इसके पास परमिशन है कि नहीं है, सो एंड सो, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। तो उन चीज़ों को हम बाईपास कर सकते हैं 3 चीज़ों को यूज़ करके। एक होता है हमारा नल कैरेक्टर, एक होता है हमारा डॉट ट्रंकेशन और एक होता है एनकोडिंग। जो 3 चीज़ें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आइए इन्हीं के बारे में एक एक करके बात करते हैं। आइए बात करते हैं नल कैरेक्टर के बारे में। अब इसको समझने के लिए ना आपको टाइम में थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा। अब इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ी? फॉर एग्जाम्पल होता क्या था कि हमारे पास जो सी लैंग्वेज होती थी ना, अगर हम यूजर से कुछ पूछते थे, फॉर एग्जाम्पल व्हाट्स योर नेम आपने बोल दिया, यूजर ने दे दिया आपको यहाँ पर अंकित। अब आप चाहते हो ये डेटा मेमोरी में सेव करना, तो जब आपका OS इसको रीड करता है ना, तो वो क्या कहेगा, अच्छा A आ गया, N आ गया, K आ गया, I आ गया, T आ गया। तो इसको ना ये पता नहीं होता कि रुकना कहाँ पर है, क्योंकि हमें ये भी पता है कि मेमोरी में यहाँ पे गार्बेज मेमोरी होती है, गार्बेज चीजें होती हैं जो कभी खत्म नहीं होती हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को पता ही नहीं होता कि डेटा हमारा यहाँ पर खत्म हो रहा है। तो इसको बताने के लिए कि यहाँ पर डेटा हमारा खत्म हो रहा है, हम यूज करते हैं नल कैरेक्टर। इसका क्या मतलब होता है कि यहाँ पर रुक जाना है, इसके आगे जो भी चीजें हमारे वो काम की नहीं, हमारा डेटा बस यहीं तक था। और ये क्या हमारा बैकस्लैश और उसके बाद यहाँ पर आ गया आपका ये 0। ये तो हो गई एक चीज़। अब दूसरी चीज़ समझते हैं। हमें पता है ये जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं, जैसे कि पाइथन हो गई, जावा हो गई, PHP हो गई और ऐसी बहुत सारी, वो डायरेक्टली हार्डवेयर से बात नहीं कर सकती। हमें अगर कोई भी चीज़ हार्डवेयर को बोलनी है या उससे करवानी है, तो हमें सबसे पहले क्या रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, OS को बोलना पड़ता है कि जी आप ये करवा दो। और OS क्या करता है, इस रिक्वेस्ट को फिर हार्डवेयर को पास करता है। करेक्ट है, यही फ्लो रहता है हमारा। अब हमारा जो OS होता है इसके अंदर क्या होता है, कुछ APIs यूज हो रहे होते हैं।
जिसको हम बोलते हैं OS APIs। अगर विंडोज यूज कर रहे हैं तो उसमें हम बोलेंगे विंडोज API, अगर लिनक्स के केस होगा तो लिनक्स के APIs यूज होंगे। तो वो क्या करते हैं कि जो भी आप चीज यहां से पास करते हैं ना, उसको ट्रांसलेट करते हैं और फिर यहां पे पास करते हैं। और ये जो OS APIs होते हैं ना, ये किस में बने होते हैं? C और C++ की लैंग्वेज में। तो अब आप यहाँ पे समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर क्या प्रॉब्लम प्रेजेंट है। जो C है हमारी, वो सपोर्ट करती है नल कैरेक्टर्स को, और ये लैंग्वेज करें ना करें इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एट द एंड तो डाटा तो यहीं से होके जाना है हमारा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, इसी चीज का ना फायदा उठाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये जो हमारा ऊपर URL है, यहाँ पे मैंने इसको पास किया। अब हमें पता है हमारा जो सर्वर होगा ना, वो इस पर .php लगा देगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ना बाय डिफॉल्ट नल कैरेक्टर डाल देते हैं। जो URL इनकोडिंग में नल कैरेक्टर होता है, %00 होता है वो। तो ये क्या करेगा, अगर मैं इसके आगे लिख देता हूँ ETC पासवर्ड और यहाँ से चीज़ें हटा देता हूँ, ये हो गया और उसके बाद ये हो गया सिंपली। तो अब क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होगा आपका, इसके आगे तो .php लगा देगा इजीली, बट जैसे ही ये सारा का डेटा आपका OS के पास जाएगा ना, OS क्या करेगा, सिर्फ यही कमांड एग्जीक्यूट करेगा और यहाँ की जो चीज़ें होंगी उसको छोड़ देगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, नल कैरेक्टर दे दिया हमने, और हमें पता है नल कैरेक्टर के आगे तो कोई डेटा काम का होता ही नहीं है। तो बस हम इसी चीज़ का फायदा उठाते हैं यहाँ पे OS APIs का। आई होप आपको समझ में आया होगा कि नल कैरेक्टर का क्या पर्पस है। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार आप रिवाइंड करके ज़रूर देखिए। अब नेक्स्ट जो हम परफॉर्म करेंगे, वो हम परफॉर्म करेंगे पोर्ट्सफिगर की लैब्स पे। अगर आपने अभी तक इसकी लैब्स नहीं देखी या नहीं ट्राई की है, तो आप एक बार ज़रूर इसकी लैब्स को ट्राई करिए। आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है और आपको बहुत ही ज़्यादा चीज़ें सीखने के लिए मिलने वाली हैं। अब आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, मैं डायरेक्टरी ट्रैवर्सल पे आ गया हूँ। यहाँ पे हर तरीके की लैब्स आपको मिल जाएंगी, तो एक बार आप ज़रूर इस साइट पे विजिट करिए। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक ज़रूर दे दूँगा आपको। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, नल बाइट वाला आपको परफॉर्म करके दिखाता हूँ, बाकी की आप खुद ट्राई करना। तो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि ETC पासवर्ड का जो कंटेंट है हमें वो रिट्रीव करना है। और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बात क्या बोल रहा है, द एप्लीकेशन वैलिडेट्स दैट द सप्लाइड फाइल नेम एंड्स विद द एक्सपेक्टेड फाइल एक्सटेंशन। मतलब वहाँ पे जो फाइल का एक्सटेंशन है वो होना ही होना चाहिए, अगर वो नहीं होगा तो वहाँ पे वो एरर आता रहेगा। तो चलिए इस लैब को एक्सेस करते हैं। अब यहाँ पे जो पेज है मेरा ओपन हो गया। अब क्या करते हैं, एक प्रोडक्ट को ओपन कर लेते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ और इसी को बर्ब स्वीट से कैप्चर करता हूँ। अब जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, रिक्वेस्ट आना शुरू हो गई है हमारे पास। ये रिक्वेस्ट आ चुकी है। अब मैं इसको रिपीटर के पास भेज देता हूँ। सो जैसा कि मैंने इसको रिपीटर के पास भेज दिया। अब यहाँ पे देखिए फाइल नेम जो आ रहा है हमारा 68.gpg आ रहा है। अब हमें क्या बोला गया था, फाइल एक्सटेंशन जरूर रहना ही चाहिए वहां पर। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे नल कैरेक्टर डाल देते हैं, क्योंकि हमारी लैब भी वही है। नो सच फाइल, एक एक डायरेक्टरी पीछे चलते रहते हैं। अब आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मैं 3 डायरेक्टरीज पीछे गया, मुझे क्या मिल गया, ETC पासवर्ड यहाँ पर मिल चुका है। तो ऐसे ही आपको रियल लाइफ में ट्राई करते रहना है और बाईपास मैकेनिज्म्स को यूज करते रहना है। अब आप अपनी लाइफ को आसान करने के लिए आप क्या करिए, ये जो आपकी रिक्वेस्ट होती है ना, इसको आप स्कोप में ऐड कर लीजिए। और स्कोप में ऐड करने के बाद यहाँ पे टारगेट में आपका आ जाएगा और उसको स्पाइडर कर लीजिए आप। तो जैसे ही आप यहाँ पे स्पाइडर पे क्लिक करेंगे ना, स्कोप पे ऐड करने के बाद यहाँ पे वो चीज़ें आ जाएंगी। तो उसके बाद सिंपली अब आपको एक चीज़ क्या करनी है, यहाँ ये जो परम्स आ रहे हैं ना, इन पे क्लिक करना है। परम्स का मतलब क्या होता है कि ये URL है जो पैरामीटर्स को ले रहे हैं। ये देखिए rel = 0 आ रहा है आपका यहाँ पर। तो इन URLs पे जाने के बाद अब मैंने जो आपको बताए थे कीवर्ड जिन पे आपको फोकस करना है, उन पर फोकस करिए और यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद उसको रिपीटर पे भेज दिया और वहाँ पे आप जाके टेस्टिंग को परफॉर्म कर सकते हैं। तो आपको ऐसी चीज़ें ईजी करनी है। और अगर आप ब्रूट फोर्सिंग को परफॉर्म करना चाहते हैं तो वहाँ पे आप इंट्रूडर की हेल्प भी ले सकते हैं ईजिली। आइए बात करते हैं अपने नेक्स्ट बाईपास मैकेनिज्म के बारे में, जो कि हमारा डॉट ट्रंकेशन। अब PHP के अंदर क्या होता है कि जो भी आपकी फाइल नेम होती है ना, अगर वो 4096 बाइट से ज्यादा है तो उसमें आगे की लिखी हुई जो भी चीजें होंगी ना, वो सारी की सारी ट्रंकेट हो जाएंगी, मतलब वो हटा दी जाएंगी। मतलब केवल यहीं तक रखा जाएगा, उसके आगे की जो भी चीज होगी उसको हटा दिया जाएगा। तो आप यहाँ पे इसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने पहले ट्राई किया ETC पासवर्ड और उसके बाद यहाँ पे डॉट 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 काफ़ी सारे लगा दिए कैरेक्टर्स। अब उसके बाद क्या होगा, जब ये ज़्यादा होगा तो अपने आप ही यहाँ पे क्या होगा, ट्रंकेट हो जाएगा। तो उसने जितने मर्जी चेक्स लगाए हो यहाँ पर, वो उसके बाद कुछ ऐड भी कर रहा होगा तो वो तो अंदर जाके हट ही जाएगा। तो आपका काम हो जाएगा यहाँ पर। तो ऐसे करके आप यहाँ पे 2 डॉट लगा सकते हैं, फिर आगे जाके ट्रंकेट हो जाएगा, यहाँ पे बढ़ा देंगे, फिर यहाँ पे जाके और 2 लगा देंगे। तो आप ऐसे यहाँ पे चेक्स परफॉर्म करेंगे यूजिंग डॉट ट्रंकेशन। और आप चाहे तो यहाँ पे कोई भी कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो डॉट 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 का यूज़ करें, या डॉट फॉरवर्ड स्लैश डॉट फॉरवर्ड स्लैश डॉट फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ करें, या डॉट बैकवर्ड स्लैश, कोई भी कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आप ये चीज़ देख लीजिएगा कि यहाँ पे जो 4096 बाइट्स हैं, ये इन टोटल आपकी कवर हो जाए। आप ये ईजिली कर सकते हैं बर्ब स्वीट के इंट्रूडर के थ्रू। सो आइए अब अपने नेक्स्ट बाईपास मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं, जो कि हमारा एनकोडिंग है। अब कई बार क्या होगा कि जब भी आप डॉट डॉट स्लैश डाल रहे होंगे ना वहाँ पे, तो जो सर्वर होता है ना, वो उसको ड्रॉप कर देगा, वहाँ पे कुछ रेगेक्स के ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा होगा वो।
तो जैसे उसको डॉट डॉट स्लैश दिखेगा ना वहां पे, वो आपके रिक्वेस्ट को ही ड्रॉप कर देगा, आपको रिजल्ट ही नहीं आएगा वहां पे कोई। तो उस केस में आप किसकी हेल्प ले सकते हैं, यूआरएल एनकोडिंग की कर सकते हैं। अब हमारी फेमस यूआरएल एनकोडिंग होती है, जैसे डबल यूआरएल हो गया, सिंगल हो गया, आपका 16 बिट यूनिकोड हो गया, और ऐसे बहुत सारे होते हैं, बट फेमस आप ये 3 ले सकते हैं यहाँ पे जो आपके काफी फ्रूटफुल साबित होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब आपको वहां पे डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश डालना था, तो आपने क्या किया, %2e यहां से उठा लिया, और उसके बाद %2e दोबारा डॉट था तो यहीं से उठा लिया, %2f फिर हमने ये उठा लिया। तो आप क्या करेंगे, इसके कॉम्बिनेशंस बनाएंगे और उसके बाद इसको बाईपास करने की कोशिश करेंगे। तो वहां पे आप इसका भी यूज कर सकते हैं, इसका भी कर सकते हैं और इसका भी कर सकते हैं। तो इस केस में आपकी एनकोडिंग काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित होगी। अब फॉर एग्जाम्पल, आपको वहां पे ये यूआरएल डालना था, डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश, तो इसके लिए मैंने क्या किया, %2e डबल डॉट के लिए, और फॉरवर्ड स्लैश के लिए मैंने क्या किया, %2f ऊपर टेबल से देख के, और उसके बाद यहाँ पे ATC डाल दिया डायरेक्टली, और उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश एक और आ रहा है, तो मैंने क्या किया, %2f यहाँ पे डाल दिया, और उसके बाद पासवर्ड डाल दिया सिंपली। तो आप ऐसे यहाँ पे इसको बाईपास करने की कोशिश करेंगे, इस चीज का जरूर ध्यान रखिए। अब कई बार क्या होगा कि आप जब भी LFI को फाइंड करने की कोशिश कर रहे होंगे ना, तो वहां पे कुछ चेक्स आपको मिल जाएंगे जहां पे आप कुछ कंफ्यूज हो सकते हैं। तो उनको बाईपास कैसे कर सकते हैं, आप सिंपली आप यूज कर सकते हैं वहां पे डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश, फिर डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश, या फिर आप यूज कर सकते हैं डॉट 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 फॉरवर्ड स्लैश, फिर डॉट 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 फॉरवर्ड स्लैश हो गया। तो ये क्या करेंगे, आपकी ना बाईपास करने में काफी हेल्प कर देंगे। या फिर आप कैसा कर सकते हैं, डॉट डॉट हो गया, उसके बाद सेमीकोलन, फिर स्लैश हो गया आपका। या फिर आप और क्या कर सकते हैं, डॉट डॉट स्लैश डॉट स्लैश। तो आप ना ऐसे आपको कॉम्बिनेशंस ट्राई करने हैं कि वहां पे अगर रेगेक्स चल रहा हो, कोई चेक परफॉर्म भी हो रहा हो, तो इसको यूज करके आप कैसे बाईपास करेंगे। अब इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि अगर तो वहां पे लिनक्स का सिस्टम है, तो उसमें आप इजीली ETC पासवर्ड को रीड कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि उसमें रूट को एक्सेस कर लेंगे। बट अगर वहां पे विंडोज का सिस्टम चल रहा है, तो आपको हमेशा ये चीज ध्यान रखनी है कि विंडोज में क्या होता है, आप एक पार्टीशन से बाहर नहीं जा सकते। मान लेते हैं वहां पे CDE ड्राइव है, तो वहां पे जो एप्लीकेशन है अगर वो C ड्राइव में है ना, तो आप D और E में नहीं आ सकते, आप केवल वहीं पर ही चीजें एक्सेस कर सकते हैं। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर आपने चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो।